तो वो रो करके ये कहने लगे। तो हमने कहा तुम इतना विश्वास रखो कि जिस भी कारण से मैं जेल में हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। इतना ज़्यादा वो चीज़ बढ़ी कि अपनी पुत्री का एडमिशन हमको उस विद्यालय से निकाल करके दूसरे विद्यालय में कराना पड़ा। देखिए खास बात, यूपी के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री रघुराज प्रताप सिंह के साथ रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ, आप देख रहे हैं प्राइमेट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 1,86,000 करोड़ के कोल घोटाले में आज सीबीआई ने 14वीं एफआईआर दर्ज की। सीबीआई ने एफआईआर में आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला के खिलाफ मामला दर्ज किया है। करीब 1.5 साल से मामले की जांच चल रही है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे देश के बड़े कॉर्पोरेट घराने और केंद्र सरकार पर सवाल गहरे होते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो सरकार ने आंख मूंद कर रेवड़ियां बांट दी और कंपनियों ने तपाक से रेवड़ियां ले ली। लेकिन बड़ा सवाल यह कि कोल आवंटन ने यूपीए 2 की साख पर जो बट्टा लगाया है, क्या उसकी जांच लोकसभा चुनाव से पहले हो पाएगी या कुछ पुख्ता उसमें से ऐसा निकल करके आ पाएगा जो सरकार के दाग को थोड़ा कम कर सके। कोयला घोटाला, मार्च 2012 कैग का खुलासा, यूपीए 2 साख पर लगा बट्टा। जी हां, ये वो साल था जब सीएजी ने कोयला घोटाले की ड्राफ्ट रिपोर्ट संसद में रखी। सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा किया गया कि 2004 से 2009 के बीच कोयला खदान आवंटन में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। बस यही से शुरू हो गया यूपीए 2 के लिए परेशानियों का दौर। सीएजी की ड्राफ्ट रिपोर्ट के मुताबिक निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए 1,86,000 करोड़ का चूना सरकारी खजाने को लगा। 1.5 साल से भी ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक मामला जस का तस बना हुआ है। हाँ, इतना जरूर है कि एफआईआर दर्ज करने का दौर जारी है। देखिए, जो कुछ भी कार्रवाई हो रही है वो तो सिर्फ एक दिखावा है। जो असली इस कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले का माफिया है, असली इस कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले के गुनाहगार हैं, वो अभी भी सुरक्षित है। जब तक कोले के इस घोटाले का असली गुनाहगार जो कि सत्ता के सिंहासन के आसपास है, वो नहीं, जब तक उसके साथ कार्रवाई नहीं होती तब तक उसका कोई मायने नहीं है। ये बिरला, टाटा, ये सब लोग और हमारी सेठ अंबानी, वो हमारे देश के प्राकृतिक साधन का उनको मुफ्त में, लगभग मुफ्त में मिला है और इसके आधार पर उन्होंने खूब मुनाफा कमाया है। और इसीलिए आज एक देश में एक हमारी जो नई पीढ़ी आने के कारण और सुप्रीम कोर्ट में एक नई प्रकार के जजेस भी आने के कारण मैं समझता हूं कि ये सबका खुलासा होने लग गया है। Colgate scam is one of the biggest scams after 2G scam. Let us wait when the investigation proceeds further. Many more names can crop up. Many more companies may come up. Their names can come up. We'll have to wait and see. एक के बाद एक 14 एफआईआर। 13 मई 2012 को सीवीसी ने कोयला घोटाले की जांच सीबीआई से करने की मांग की थी। तब से लेकर अब तक सीबीआई इस मामले में 14 एफआईआर दर्ज कर चुकी है। अपनी 4वीं एफआईआर में सीबीआई ने हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बिरला के अलावा नाल्को, हिंडाल्को और पूर्व कोयला सचिव पीसी परख के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। इन सभी पर धोखाधड़ी, जालसाजी और झूठी वित्तीय जानकारी देने का आरोप है। कोयला घोटाले में सीबीआई दिल्ली, कोलकाता, भुवनेश्वर और मुंबई में छापेमारी कर रही है। पहले सीबीआई कोल घोटाले में कांग्रेस सांसद और उद्योगपति नवीन जिंदल को भी पूछताछ के लिए तलब कर चुकी है। नवीन जिंदल के खिलाफ सीबीआई ने अपनी 12वीं एफआईआर में मामला दर्ज किया था। प्रधानमंत्री का दामन भी हुआ स्याह।
कैग रिपोर्ट के खुलासे के बाद केंद्र सरकार की साख पर तो बट्टा लगा ही, साथ ही देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर भी सवाल उठे। दरअसल जिस दौरान घोटाला हुआ उस वक्त कोयला मंत्रालय प्रधानमंत्री के पास था। आरोप था कि 25 कंपनियों को 155 कोयला खदानें बिना नीलामी के दे दी गई। जिन कंपनियों को मनमाने ढंग से आवंटन हुआ उनमें एसआर पावर, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज, टाटा स्टील, टाटा पावर और जिंदल स्टील एंड पावर का नाम शामिल है। बहरहाल जारी है, ऐसे में अब देखना होगा कि इस मामले में और कौन कौन से चेहरे बेनकाब होते हैं। वन्या त्यागी, चैनल वन न्यूज। तमाम मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। आपका तारुफ हम उनसे करा दें। हमारे साथ संदीप दुबे जी हैं, आप जेडीयू की ओर से हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा हरीश खुराना जी भी हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार मनोज रस्तोगी जी भी हमारे साथ हैं और डीके गर्ग वकील हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर के अंदर, उनसे भी हम बात करेंगे, वो भी जुड़ चुके हैं। बहरहाल आगे बढ़ शुरुआत हम करते हैं। मनोज जी, सबसे पहला सवाल आपके साथ में, एफआईआर पे एफआईआर दर्ज होती जा रही है, कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है, क्या लगता है? नहीं, मुझे लगता है ये एफआईआर भी कार्रवाई का एक हिस्सा है और ये कहना शायद उचित नहीं होगा कि कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई तो न्यायालय में जांच है, जांच एजेंसी का काम है कि वो चार्जशीट दाखिल करे, जांच एजेंसी का काम है कि वो न्यायालय तक मामला पहुंचाए, तो कार्रवाई तो उसके बाद ही कुछ होगी ना। ये कार्रवाई का मैं तो पिछले 13 एफआईआर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, हो गया है तो पता चलेगा आने वाले दिनों में कितना काम होता है। ये बात आपकी सही है कि एक तय समय सीमा जरूर निर्धारित होनी चाहिए कि जिसके भीतर देश जानना चाहता है। इतना बड़ा घोटाला हुआ है, तमाम तरह के राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप एक बड़ा मुद्दा ये बन चुका है। एक कानून मंत्री अपना पद खो चुके हैं, प्रधानमंत्री के ऊपर उंगली उठ गई है। तो उस दृष्टि से तो ये बात सही है कि देश को ये जानने का हक है कि भाई ये मामला है क्या, कौन लोग दोषी हैं। ठीक, अनंत काल तक तो जांच नहीं जारी रहनी चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर मैं एक सवाल और आपसे करना चाहूंगा कि ये बात बार बार कही गई आज की, जैसे आज कुमार मंगलम बिल्ला का यहाँ पर नाम आया कि बिजनेसमैन तो प्रॉफिट के लिए काम करता है, वो प्रॉफिट हर जगह देखेगा, पर कहीं ना कहीं जिसके जरिए उसने ये काम करवाया या जो इसके अंदर जिसकी संलिप्तता थी निचले स्तर से अगर हम बात करें तो उसके ऊपर भी कुछ निकल करके नहीं पुख्ता आ पा रहा है। मतलब यह है कि हर जगह बस हम कयास ही लगा रहे हैं। यहाँ पे एक सर्टेन जो एक बात होती है कि हाँ ये हुआ है जिसको लेकर के हम बात कर सकें, वो ठोस आपको लगता है वो चीजें कहीं ना कहीं गुम है अभी भी? नहीं, जो अब तक की चीजें सामने आई हैं उससे ये बात तो अब इस पर तो कोई बहस करने की गुंजाइश नहीं है कि घोटाला तो हुआ है। घोटाला किस तरह से हुआ, उस साजिश को बेनकाब करने की बात हो रही है। कौन कौन लोग उसमें शामिल थे। जहां तक आपने बात की कि बिजनेसमैन को यह हक है प्रॉफिट, ठीक है, बिजनेसमैन का हक है प्रॉफिट का, लेकिन प्रॉफिट को पाने के लिए जो तय निर्धारित नियम कायदे कानून की हमने एक संरचना की है उसके तहत ही कोई चीज हो सकती है ना। ठीक है, ये तो नहीं हो सकती कि सारे नियम कायदे तंत्र में तो सेंध लगा ही दिया उन्होंने कुछ भी करके। जैसा हम देखें, देखिए ये गठजोड़ तो है ही, सामने दिख ही रहा है कि किस तरह से आवंटन हुआ, किस तरह से सारे नियम कायदे कानूनों का उल्लंघन हुआ। ये तो आ ही रहा, अब तक जितनी चीजें सामने आई उसमें आ ही गया ये बात तो। और उसमें नौकरशाह क्या, मंत्री क्या, उसमें और दूसरे सब लोग क्या, वो सब शामिल है। ऐसी ऐसी चीजें तो सामने आई गई हैं कि जो कंपनी 3 दिन पहले गठित हुई, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सब चीजें न्यायालय के सामने हैं, लेकिन जो जानकारियां अब तक हैं उसमें सामने आ ही चुका है तथ्य कि अमुक मंत्री को इतने करोड़ रुपए दिए गए। जितनी कंपनियों का आवंटन हुआ उसमें किस किस लोगों के रिश्तेदार थे। कई कंपनियां रातों रात बनी और उसको 4 दिन के बाद जो है कोल ब्लॉक का आवंटन हो गया। उसके बाद मालूम चला कि उस कंपनी ने वो कोल ब्लॉक दूसरी एक कंपनी को दे दिया। तो ये तो एक बड़े स्तर पे तो चीजें हुई हैं, दिख ही रहा है। ठीक है, तो 14 एफआईआर लगभग हो चुकी है। हरीश जी, आपको क्या लगता है? ठीक है, आप लोग विपक्ष में बैठकर आरोप लगा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के अंदर भी अगर हम बात करें तो बड़े पैमाने पर रमन सिंह का भी नाम इसके अंदर आया। देखिए, हम इस पे राजनीति में ना जाके इसकी सच्चाई में जाएं। अभी मेरे मित्र कह रहे थे कि कानून मंत्री को अपना पद खोना पड़ा। कानून मंत्री को पद घोटाले की वजह से नहीं खोना पड़ा। कानून मंत्री को पद चूंकि ढीलता बरती गई और सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर कड़ी टिप्पणी करी, उसके बाद फाइलें गायब हुई। जो जिस तरह से हो रही है, सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि कहीं ना कहीं पिंजरे में बंद है। कोई इतनी बड़ी टिप्पणी करने के बाद एक भी मंत्री का इस्तीफा ना होना, एक भी आदमी, बड़ी मछली, मैं तो कहता हूं ये जो आप कर रहे हैं, जो कार्रवाई किस पे कर रहे हैं आप, जो इसमें जो है कानून कोयला मंत्री उसके अंदर थे, उनके खिलाफ कार्रवाई ना करना, किसी एक मंत्री को कोई एक जेल में गया, तो कार्रवाई एक आदमी जेल में गया, एफआईआर हो चुकी है, उसके बाद कार्रवाई क्या हुई? आज नवीन जिंदल जी की आप बात करते हैं, नवीन जिंदल जी कौन है? नवीन जिंदल जी इंडस्ट्रीज के अलावा बीजेपी के, अपने कांग्रेस के एमपी भी हैं और बहुत क्लोजली
राहुल गांधी जी के बहुत क्लोज एड माने जाते हैं। सवाल इस चीज का है कि कांग्रेस और कांग्रेस के जो अलायंस हैं कहीं ना कहीं इसको जांच को सिर्फ दिखावे के लिए हो रहा है, और इलेक्शन निकल जाए उसके बाद देखेंगे क्या होता है। ये इस कार्य में चल रहे हैं लोग। ठीक है, क्या संदीप जी आपको भी क्या यही लगता है कि ये स्थिति है कि जांच के नाम पर ढकोसला किया जा रहा है, सीबीआई की भी बात हो या दूसरी चीजों की बात हो? इस विषय में बहुत कुछ कहना सही नहीं है क्योंकि मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट कर रही है। देखिए जो सबसे स्पष्ट बात मैं बताऊं, हरीश जी बोल रहे हैं, ये बीजेपी के लोगों को एक चिल्लाने की आदत हो गई और चिल्ला के इस देश को दूसरे दिशा में ले जा रहे हैं। सबसे बड़ा इशू था करप्शन का, करप्शन के इशू पे ये बैकफुट पे आ गए। आज कांग्रेस को करप्शन के इशू पे घेरने का मुद्दा था, ये राहुल गांधी को घेरते हैं। ये इस तरह की बातें करके एक मजबूत जो विपक्ष का काम था उस इशू को संसद में ये लेके नहीं आना चाहते, उसको खो दिया इन्होंने। आप भी तो विपक्ष के अंदर हैं। अरे आपने बार बार कही आपके पूरे उसमें पूर्व के अध्यक्ष से लेके और कई आपके भी नेता उसमें शामिल हैं। इसका सॉल्यूशन होना चाहिए कि लोगों का विश्वास कैसे न्याय पे बढ़े और इस तरह के करप्शन के केसेस में जल्दी जल्दी कैसे न्याय हो। ऐसा लग रहा है मेरे मित्र जेडीयू के ना होकर कांग्रेस के प्रवक्ता नजर आ रहे हैं। हरीश जी, सवाल ये है 1,86,000 करोड़, 1,86,000 करोड़ का ठीक है, हम जानते हैं कि अपने अपना पक्ष सबको रखना अच्छा लगता है, लेकिन करके आप बात पूरा होने दीजिए क्योंकि हरीश जी चिल्ला के मेरी बात तो किसी को सुनने देंगे नहीं। तो आप एक करके बोलिए ना। नहीं, अभी कुछ देर और बैठ जाते, अभी बहुत हमारे पास 1 घंटा है तो इसलिए आराम से बात रखिए। अंदर कालाबाजारी और जादूगरी है, इसी के तो ये खाते हैं, ये जादूगर हैं, ये किसी को चलिए ना सर, आप मुद्दे पे आइए। जब बात हो रही है कोल आवंटन के घोटाले की, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी। उस पर चर्चा में जो भी अभियुक्त हैं, जो भी सीबीआई जांच कर रही है, उसको प्रमुखता से जल्दी एविडेंस जुटाए जाए। एविडेंस जुटाने के बाद उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। आज समाज को एक मैसेज देने की जरूरत है भ्रष्टाचार के खिलाफ। अगर ये कार्रवाई रुक रही है और इसमें विपक्ष भी अपनी भूमिका नहीं सही समझता तो इस तरह से मैं आपके पास बिल्कुल पूरा सिस्टम धराशायी हो जाएगा। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, पर आप ही के पार्टी के नेताओं का बयान अगर मैं आपको बताऊं इसी विषय के ऊपर, शरद यादव जी ने भी ये बात कही थी कि इसके अंदर जो है तथ्यों को छुपाया जा रहा है, नहीं कांग्रेस कार्रवाई कर रही, तो क्या वो भी राजनीति कर रहे हैं? नहीं, एक बात बताइए साहब, क्या सिद्धार्थ जी आप बात कर गए? शरद जी ने तो जो सही है सही को सही और गलत को गलत बात तो हरीश जी कह रहे हैं। अरे हरीश जी की बात दूसरी है, जो शरद जी कह रहे हैं वो बात तो पहले सुन लीजिए मेरी। उन्होंने ये कहा संसद के अंदर कि अगर किस बात पे कही, फाइलें गुम हो गई थी। जब फाइलें गुम हो रही हैं, सरकार पे निशाना साधा जा रहा है, उसकी जिम्मेदारी सरकार आप भी तो को है। फूक के कदम रख रहे हैं। आपको भी लग रहा है स्टैंड बदला है बीजेपी से अलग होने के बाद? नहीं, कोई स्टैंड हमने नहीं बदला सिद्धार्थ जी, हम पे दोषारोपण न करिए। हमारा दोषारोपण नहीं कर रहा हूं, पूछ रहा हूं। और साफ है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे हम बात कर रहे थे कि इसको इशू बना के देश के सामने लाया जाए। कांग्रेस को घेरने का सही समय था, वो काम हमारे मुद्दे नहीं किया और उसको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। एक आयातित नेता। हमारे साथ गर्ग साहब भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ वकील हैं। गर्ग साहब, आप जरा अपने अनुभव से बताइए कि इतना बड़ा केस जब यह बन चुका है, बड़े बड़े नेताओं के नाम इसके अंदर आ रहे हैं, 14वीं एफआईआर दर्ज हो चुकी है और कुमार मंगलम बिरला का नाम इसमें आ चुका है। अब इस केस को कैसे आप देखते हैं? क्या लगता है आपको कि ये कैसा अब आगे जाएगा? देखिए, मैं समझता हूं कि इसकी मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट कर रहा है जी, और सुप्रीम कोर्ट की पहल के कारण ही ये इतनी एफआईआर इसमें दाखिल हुई हैं जी। और सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग होने के लिए जी सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की और 2 जजेस की बेंच बैठती हैं। तो इस तरीके से एफआईआर होना, उसके बाद एविडेंस कलेक्ट करना जी, उसके बाद चार्जेस फ्रेम करने के लिए रिक्वेस्ट करना, ये सब कार्रवाई होनी है और इसमें देर तो लगती है, मगर ये पुख्ता कार्रवाई हो रही है। मतलब आपके हिसाब से कार्रवाई सही दिशा में है? कार्रवाई बिल्कुल सही दिशा में है जी। और क्योंकि ये बहुत ही पुराने मामले हैं, 2005 के हैं, उससे पहले के हैं जी, तो इसकी इन्वेस्टिगेशन करने में टाइम तो लगेगा ही। ठीक है, ये पॉइंट टू बी पॉइंट टेकन। पर मनोज जी, मूल फाइलें तो चोरी हो गई हैं और अब किस बात पे फिर अब कैसे विश्वास किया जाए? इतनी सब जो चीजें हैं फिर नहीं, फाइलें जो चोरी हुई हैं वो तो गंभीर है ही, उसमें तो कोई कौन इस बात से इनकार सकता है, इनकार कैसे किया जा सकता है कि इतने महत्वपूर्ण मामले की फाइलें चोरी हो जाती हैं। तो ये तो अपने आप में एक
बड़ा सवाल है ही। और सीबीआई ने मेरे ख्याल से उनको सूची दी है दोबारा कि कौन कौन सी फाइलें, पहले तो ज़्यादा फाइलें चाहिए थी, फिर दोबारा उस पर विचार हुआ। अब मसला असल में अगर आप देखें तो जो मसला है इसमें 3-4 चीज़ें मैं चाहूँगा कि उनको आपको बताऊँ। 3-4 चीज़ें इसमें। एक पहली चीज़ है कि जो नियम निर्धारित किए गए थे, जो पॉलिसी फ्रेमवर्क था, क्या आवंटन उस पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत हुआ है या नहीं, एक मसला तो ये। दूसरा मसला है कि जिस पर सरकार का जो तर्क रहा कि भाई ये घोटाला उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा बताया जा रहा है। घोटाला तो है लेकिन उसका साइज जो है सीएजी ने बहुत बड़ा कर दिया है। और एक मसला ये है। तीसरा मसला इसमें आ गया कि अब चूंकि इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय और प्रधानमंत्री इन्वॉल्व, तो जाहिर है कि विपक्ष और जो दूसरे पक्ष हैं उनके लिए ये एक बड़ी उसका बहुत बड़ा मसला है कि प्रधानमंत्री जिनको कि आज के मौजूदा दौर में सबसे ज्यादा ईमानदार माना जाता, तो वो तीसरा पक्ष हो गया। चौथा पक्ष है सीबीआई की स्वायत्तता का। इसमें असल में 4-5 पहलू मिल गए हैं। भ्रष्टाचार तो है ही, भ्रष्टाचार तो बिल्कुल है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो साफ दिख रहा है कि हुआ है। लेकिन ये 4 जो पहलू हैं, दरअसल ये हमारे लोकतांत्रिक उसके अलग अलग दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। एक जो एंगल है सीबीआई की स्वायत्तता का, जिस पर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा कि भाई ये वो तोता है जिसकी जान, ठीक है, जो पिंजरे के अंदर बंद है पूरी तरह से। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर मैं लूंगा। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो ये 4 मुद्दे बहुत अहम हैं, इन पे भी हम बात करेंगे और आगे भी किस तरह से पूरी चीजें जा सकती हैं, या फिर क्या लोकसभा चुनाव आने तक क्या समीकरण इसको लेकर के बैठेंगे, इसका असर भी कुछ पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इन सब पे बात होगी। छोटा सा ब्रेक। ₹1 नहीं है बॉस। ₹1 नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। ये तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ ना, ₹1 में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा ₹1 चाहिए। अच्छा 1 मिनट, करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो। क्या है ये? वीडियो है ₹1 में। देखो देखो पूरा देखो। देखो वीडियोस ₹1 में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। ₹1 में फुल मस्ती। बिजनेस के लिए क्या अच्छा है, किसको फोन करना है, किसको पार्टनर बनाना है, ये सब जानते हैं। लेकिन जब सर्विस टैक्स की बात होती है तो बिल्कुल ही अनजान। क्या क्या बात कर रहा है? हमें भी भरना है? अब भरना है कि नहीं भरना है, यही टाइम है पता लगाने का, क्योंकि अभी चल रहा है सर्विस टैक्स VCES। तो पता लगाइए और भरिए अपना सर्विस टैक्स बिना किसी इंटरेस्ट या पेनल्टी के। चाहे तो इंस्टॉलमेंट्स में भी भर सकते हैं आप। अब अनजान मत बनिए, सर्विस टैक्स भरें और एक नई शुरुआत करें। VCES सर्विस टैक्स भरिए, नई शुरुआत करिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। मनोज जी, सीबीआई को लेकर बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं। सीबीआई तोता है, फटकार लगी सुप्रीम कोर्ट से, ये एक बात अलग है। ये चीज भी है कि सीबीआई एक दोधारी तलवार पर है। अगर वो कार्रवाई करती है तो भी परेशानी है, अगर वो नहीं कर पाती तो भी परेशानी है। तो सीबीआई के स्टेटस को आप कैसे देखते हैं इसके अंदर? नहीं, सीबीआई का स्टेटस इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। सीबीआई को जांच करनी है। सीबीआई इस देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। बीजेपी तो नहीं मानती उसको। नहीं, वो बीजेपी के कार्यकाल में भी घोटाले हुए। बीजेपी के मानने ना मानने का सवाल नहीं, ये एक मुद्दा है। एक राजनीतिक जो हमारे यहाँ जो गहराई बन चुकी है इससे, जिस तरह से चाहे जो भी चीज हो, क्योंकि हम सवाल तो खड़े कर देते हैं पर उसके अंदर की चीजों को देखना भी बहुत जरूरी हो जाता है। नहीं, लेकिन वो बहुत बड़ा मुद्दा है ना व्यवस्था का। भाई अब एक आप उदाहरण के तौर पे देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में, मैं थोड़ा सा विषय से थोड़ा अलग जा रहा हूं, ऑर्डिनेंस के मामले में, कि सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की तो सरकार ने उसको नियम को ही बदलने की कोशिश की कि चलो जब सुप्रीम कोर्ट ने अगर एक ऑब्जर्वेशन दी है तो नियम ही बदल दो। तो सिमिलरली बात यह है कि सीबीआई की स्वायत्तता का जो मसला था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, जिस पे सुप्रीम कोर्ट को एक स्टैंड लेना पड़ा, ठीक है। अब ये तो लॉ मेकर्स ही तय करेंगे ना। और उसके बाद कहा गया, ठीक है, ये बात भी एफिशिएंसी, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन की क्वालिटी, एफिशिएंसी एक अलग चीज है। इस पूरे मुद्दे में इतनी बार फटकार लग चुकी है
कि क्या आपको लगता है उससे भी कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी पे असर पड़ा है सीबीआई? नहीं, मुझे नहीं लगता कि आज के दौर में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो फटकार। हाँ, मैं बिल्कुल उससे अवगत हूं और मुझे लगता है कि सीबीआई की मॉनिटरिंग के बाद अब सीबीआई के लिए कम से कम इस मामले में जी ढील बरतना मुझे लगता है संभव नहीं होगा। अब जो आपको लग रहा है आगे होगा वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मतलब मैं ये उम्मीद करता हूं, मेरी आशा है, मैं ऑप्टिमिस्ट हूं, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आज के दौर में मीडिया के इतने ग्लेयर के बाद और सुप्रीम कोर्ट की सतत निगरानी के बाद मैं अपेक्षा करता हूं, और जिस तरह के फियस्को हुए, जिस तरह के गुफअप्स हुए, जिसमें इतना बड़ा एम्बेरसमेंट देखना पड़ा, और ये केवल एक पॉलिटिकल उसमें नहीं देखना चाहिए, ये पूरा एक नेशनल एम्बेरसमेंट था कि हम कहां हैं, हमारी संसद कहां पहुंची है, ठीक है हरीश जी, हम मानते हैं कि सीबीआई के साथ में परेशानियां हो जाती हैं, पर है तो हमारे देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी। मैं छोटा सा एग्जांपल, आप हर बार उसको सवाल के कटघरे में खड़ा कर देते हैं। छोटा एग्जांपल देता हूं, अभी हमारे मित्र भी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, और अभी मनोज जी भी बात कर रहे थे कि इतना क्लियर होने के बाद भी कुछ नहीं होना चाहिए। सवाल यह है कि डांट पड़ने के बाद और इतनी बड़ी कमेंट आने के बाद जब उन्होंने तोता वाली बात करी, उसके बाद फाइल खोई है, उसी के बाद फाइल खोई है। लुक एट द टाइमिंग। सवाल यह है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अगर ये चीजें होती हैं तो आप क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं। आज एक भी मंत्री, एक भी बड़ा अफसर इसके अंदर कल्प्रिट नहीं पाया गया। मतलब कल्प्रिट का मतलब कहने का मतलब उसके खिलाफ सजा नहीं हुई या उसको अरेस्ट नहीं किया गया। कहीं ना कहीं मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर या कुछ भी आप नैतिक वो बात तो करिए। आप जांच किसके खिलाफ कर रहे हैं? जांच उसी के खिलाफ कर रहे हैं जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो इसको प्रभावित कर सकते हैं। बात तो वही आ रही है, जो फाइल खोई उसका जिम्मेवार कौन है? ऐसे तो सीबीआई कुछ भी करेगी तो आप उस पर सवाल खड़े कर देंगे। देखिए, आप कहीं ना कहीं जवाब सीबीआई क्या करे फिर? देखिए, खुद जो इन्होंने काम करे उन नैतिकता के आधार पे जो इन्होंने काम किया, इस्तीफा तो दो। मैं तो कहता हूं इस्तीफा दो, आप जांच हो जाए उसके वापस आ जाइए। वो इस्तीफा देना तो एक अलग चीज हो जाती है, पर सीबीआई की बात एक अलग हो जाती है। सीबीआई की आप बात कर रहे हैं, सीबीआई नैतिकता कहां से? जिम्मेवार कौन है? क्रेडेंशियल किसके खराब हुए? सीबीआई के। क्यों खराब हुए? बिकॉज रोज पर अब हो गए तो क्या आप विश्वास न करें? तो कैसे फिर आप देखिए, कहीं ना कहीं आपको करना, आपको अपने क्रेडेंशियल खड़े करने के लिए आपको वो एक्ट तो करना पड़ेगा। फिलहाल हमें नजर नहीं आ रहा कि इस तरह के कोई एक्ट कर रहे हैं। आप तो चाहते हैं कि सीधा प्रधानमंत्री पे ही बात चली जाए, वो कल्प्रिट हो जाए। हम तो कह रहे हैं जो कोयला इसके जिम्मेवार है उसके ऊपर होना चाहिए। अब खुशकिस्मती के कहां भटक जा रहे हैं क्या? खुराना जी जिम्मेवार कौन है? कोयला डिपार्टमेंट। संदीप जी एक सेकंड, मनोज जी कोयला डिपार्टमेंट, और कोयला डिपार्टमेंट किसके अंडर में था? प्रधानमंत्री के अंडर में था। ये तो आप तब से ही कह रहे हैं, पर मनोज जी, खुराना जी, इसी घोटाले की जो पुरानी पृष्ठभूमि है, उस समय बीजेपी की भी सरकार थी। ऐसा नहीं है, मुद्दा यहाँ ये नहीं है। मुद्दा ये है कि कोल घोटाले की जांच सही दिशा में जा रही है कि नहीं। ठीक है, सीबीआई की स्वायत्तता तो एक बड़ा मसला है ही। अगर आप सही दिशा में जा रही होती तो फाइलें गायब क्यों होती? फाइलें कहां हैं आज की डेट में? फाइलें सीबीआई ने नहीं गायब की है ना, फाइलें सरकार के वही तो कह रहा हूं ना। तो मेरा कहना वही तो है सर, मेरा वही तो कहना है कि जो आप बात कर रहे हैं, सीबीआई की बात कर रहे हो, अल्टीमेटली जवाबदेही तो उसकी प्रधानमंत्री उसके अंडर में है। बिल्कुल, वो दो अलग-अलग। क्या आपको लगता है सिर्फ, एक मिनट आपके पास आ रहा हूं संदीप जी, सिर्फ प्रधानमंत्री यहां पर इन्वॉल्व है बड़े पैमाने के अंदर, इसके लिए बीजेपी को शायद ज्यादा इसके अंदर वो आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, आपको ये लगता है? देखिए जरा ऊपर से जो अहम सवाल है बीजेपी के मित्र, मैं कहता हूं ना कि ये लोग बड़ी इतनी अपनी बातों को इतनी जोर से कहते हैं कि सामने वाले सोचने में मजबूर हो जाता है कि भाई ये कौन सी जादूगरी इनके पास है, कौन सा ये नया जादूगरी लाना है। देखिए, सबसे अहम जो सवाल है इस समय, अभी इन्होंने मुझे कांग्रेस का प्रवक्ता भी बना दिया अभी कुछ समय पहले, तो ये लोग किसी को कुछ भी बना सकते हैं। जो केस है उस केस के जो तथ्य हैं उसको समझना बहुत जरूरी। जब तक हम उस तथ्य को समझे बगैर और उसको बार बार हम कहेंगे तू चोर, मैं आपको चोर कहूंगा, मुझे चोर कहिए, इससे ये समाधान नहीं होना। अभी समाधान ये होना कि करप्शन के इशू पे, अभी चाइना के अंदर क्या हुआ, करप्शन के इशू पे एक मिनिस्टर को फांसी हो गई। तो ये देश आज चाह रहा है कि इस तरह के जो करप्शन के इश्यूज हैं और देश में जो हो रहा है उस करप्शन के इशू पे यहाँ भी इस तरह की चीजें स्टार्ट हो, शुरू हो, जांच हो, और जो कल्पित पाया जाए, भ्रष्टाचार में जो दोषी पाया जाए उसको फांसी तक की सजा हो। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी इसमें अहम सवाल है, जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी कह रहे थे कि हम सब लोग को मिलके, चाहे विपक्ष के लोग हों या सत्ता पक्ष के लोग हों, सभी पार्टियों को मिलके जो भी इसमें दोषी है, क्योंकि कोल घोटाला जो है आवंटन की प्रक्रिया थी, अब जो भी सरकार ने तय की, जो भी दोषी हो उसको कैसे सख्त सवाल का सिद्धार्थ में एक बात कहना चाहूंगा, एक बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा, मुझे लगता है आप सब लोग उससे सहमत होंगे। देखिए, अगर हम हर घोटाले या हर भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, इससे किसी को इनकार नहीं है, कोई पार्टी इससे अलग नहीं,
वो ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन क्या हम हर घोटाले को केवल एक राजनीतिक दृष्टि से ही देखेंगे? एक बात इसमें ये भी हमें दर्ज करने की है, एक मिनट, कि साहब इसमें कौन कंपनियां इन्वॉल्व है? इसमें वो कंपनियां इन्वॉल्व हैं जो इस देश के बहुत बड़े औद्योगिक घराने हैं, कल रात में पैदा नहीं हुए हैं। अगर टाटा को, एसआर को, बिरला को या और भी जो हैं, कुछ कंपनियां जरूर ऐसी हैं जो रातों रात पैदा हुई, लेकिन कुछ कंपनियां वो हैं जिनका 2.5 लाख करोड़ का कारोबार है। जी बिल्कुल। मैं नहीं समझता कि हम सबको एक ही लाठी से हाँक सकते हैं। हमें कहीं ना कहीं इसमें जाके देखना चाहिए कि इस पूरे घोटाले की जांच इसलिए भी आवश्यक है कि किन किन कंपनियों की फिर हम बात करेंगे। क्या सारी कंपनियां ही उसमें शामिल हैं? ठीक है, इस पे भी हम बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर मुझे लेना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद इसी विषय पर कि क्या राजनीतिक तरीके से ज्यादा इस पूरे मुद्दे को देखा जा रहा है, और अगर देखा जा रहा है तो इसका रिजल्ट इस तरह की पूरी जांच पे भी क्या पड़ेगा। छोटा सा ब्रेक। बिजनेस के लिए क्या अच्छा है, किसको फोन करना है, किसको पार्टनर बनाना है, ये सब जानते हैं आप। लेकिन जब सर्विस टैक्स की बात होती है तो बिल्कुल ही अनजान। क्या क्या बात कर रहा है? हमें भी भरना है? अब भरना है कि नहीं भरना है, यही टाइम है पता लगाने का, क्योंकि अभी चल रहा है सर्विस टैक्स VCES। तो पता लगाइए और भरिए अपना सर्विस टैक्स बिना किसी इंटरेस्ट या पेनल्टी के। चाहे तो इंस्टॉलमेंट्स में भी भर सकते हैं आप। अब अनजान मत बनिए, सर्विस टैक्स भरें और एक नई शुरुआत करें। VCES सर्विस टैक्स भरिए, नई शुरुआत करिए। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे। सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। लगातार इस विषय पर सीबीआई के रोल एक बहुत बड़ा रोल इसके अंदर हो जाता है, और ये शायद एक अपने आप में एक विडंबना ही है हमारे देश के अंदर कि सीबीआई को भी हम अलग अलग चश्मे से देखते हैं। ये भी हो जाता है, इस विषय पर भी हम बात करेंगे। पर मनोज जी, आपकी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। सीबीआई के रोल की जैसे आप भी कह रहे थे कि हमारे यहाँ सीबीआई का रोल बदल जाता है। मतलब जैसे हम सिलेक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं या जो नेता कर रहे हैं, सिलेक्टिवली केसेस के ऊपर सीबीआई का रोल बदलता देखते हैं। लालू के केस की बात जैसा कि आपने भी कही, आप दूसरे केस की मतलब अच्छी हो जाती है सीबीआई कई लोगों के लिए, दूसरे केसेस के अंदर कहीं ना कहीं रोल डिफर हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर जब इतना ज्यादा इतनी उहापोह मची हुई है, तो विश्वसनीयता तो जा ही रही है उसका सीबीआई की, रास्ता फिर कैसे निकलेगा? रास्ता तो हमारे जो राजनीतिक दल हैं, जो हमारे सत्ता के अंदर बैठे हुए लोग हैं, जिनको कानून बनाने की ताकत मिली है पार्लियामेंट से, उन्हीं को देखना है कि सीबीआई की स्वायत्तता को किस तरह से हम हैंडल करें। कांग्रेस कैग को नहीं मानती है। नहीं, ये भी प्रॉब्लम। कैग भी तो सरकार द्वारा ही स्थापित है। मुद्दा ये है कि आज के सवाल दिक्कत क्या हो गई है कि आज के दौर में हम हर चीज को अपने पॉलिटिकल एडवांटेज और डिसएडवांटेज के उससे देखते हैं। जब कोई चीज हमें अपने फायदे के लिए दिखती है हम उसको करते हैं, लेकिन ये सवाल जो कोयले घोटाले का या बाकी जितने घोटाले जिनकी जांच हो रही है, तो सीबीआई केवल एक घोटाले की जांच नहीं कर रही है, सीबीआई बहुत सारे घोटाले की जांच कर रही है। मुद्दा इन सबसे बड़ा है कि आज हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो इकोनॉमी है, उससे जुड़े हुए मुद्दे हैं। कोल घोटाला केवल इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसमें कौन लोग इन्वॉल्व है कौन नहीं है, दोषियों को पकड़ना, दोषियों को सजा मिलनी बहुत जरूरी है, उसी से बड़ी बात है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है क्या हमने ऐसी नीति बनाई है, क्या हमने एक ट्रांसपेरेंट, क्या हमने एक पारदर्शी, क्या हमने एक ऐसी नीति इवॉल्व की है अपने प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की कि जिसमें फाउल प्ले होने की गुंजाइश कम हो। क्या हम लोग सच में चाहते हैं ऐसा एक सिस्टम?
सवाल ये है, सवाल ये कि आज हम पावर के मामले में, बिजली के मामले में कितने पीछे चले गए हैं। हमको बाहर से कोयला लेकर के आना पड़ रहा है। आज इंडस्ट्री का मनोबल इससे कितना होगा। इसी घोटाले में कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनकी कोई बैकग्राउंड नहीं, जो रातों रात बनी है, सामने आ रही है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो सालों से काम कर रही हैं। तो मुझे लगता है कि केवल एक उससे नहीं देखना चाहिए, हमें कहीं ना कहीं एक संतुलित तरीके से इसको लेना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि सिस्टम को हम इफेक्टिव ट्रांसपेरेंट बनाएं। ऑस्ट्रेलिया को हम कोयला दे रहे थे, अब उससे ही हम वापस ले रहे हैं। ये स्थिति कहीं ना कहीं खड़े पर। हरीश जी, आज जो हुआ है कुमार मंगलम बिरला के ऊपर जो एफआईआर हुई है, उसको लेकर के क्या स्टैंड है, क्या कहेंगे? देखिए, जब आप अभी बात कर रहा था मनोज जी, मैं थोड़ा सा हटके से बात करना चाह रहा था। जब तक हमारा सिस्टम ओवरऑल ठीक नहीं होगा तब तक ये चीजें चलती रहेंगी। जब तक आप सीबीआई को पूरी तरह से आजाद और स्वायत्त नहीं कर देते, पॉलिटिकल सो कॉल्ड आपके पॉलिटिकल बॉसेस से आजाद नहीं कर देते, जब तक आप टाइम बाउंड कि हाँ भाई इतने टाइम के अंदर जांच पूरी होनी चाहिए, इतने टाइम के अंदर केस होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए, इतने टाइम में सजा होनी चाहिए, जब तक ये चीजें आएंगी नहीं। और जब तक उसके बाद आपको सख्त से सख्त सजा दी। अभी चाइना का आप एग्जांपल दे रहे थे, चाइना का एग्जांपल ठीक है, अगर आप फांसी की बात करेंगे तो आप कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन जब तक आप सख्त से सख्त सजा नहीं देंगे, एक डर पैदा नहीं होगा, तब तक ये चीजें होती रहेंगी। आप लोगों के साथ एक दिक्कत है ना सर, आप लोग भी तो एक तराजू में नहीं तोलते हैं। जैसे हम कह रहे थे कि अभी जब लालू जी जेल चले गए तो सीबीआई ने बड़ा अच्छा काम कर दिया आप लोगों के लिए। अब आप कह रहे हैं कि सीबीआई काम नहीं कर रही ढंग से, उनके ऊपर वो बैठे हैं, बॉसेस बैठे हैं। सीबीआई ने काम कब की बात आप कर रहे हैं? आप बात कर रहे हैं आज से 15 साल। मेरा सवाल ये है कि सीबीआई के ऊपर आरोप कब से लगने शुरू हुए? जांच तो की ना सर, उन्होंने की ना आखिरकार। मेरा वही कहना है कि आपकी क्रेडेंशियल जो है कब गिरी है? 15 साल 18 साल से आपकी क्रेडेंशियल दिन बर दिन गिरती जा रही है। चाहे वो मैं अब आप ये मेरे मित्र कहेंगे कि आपकी बीजेपी सरकार भी तो उसके अंदर थी। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जब तक आप पॉलिटिकल बॉसेस को आप खुश करने की नीति पे नहीं चलेंगे, जब तक आप स्वायत्त नहीं होंगे, जब तक आप टाइम बाउंड इन चीजों को नहीं करेंगे, आप अभी क्या होगा? अभी चलेगा और 2 महीने बाद 3 महीने बाद 4 महीने इलेक्शन नजदीक आ जाएंगे तो सब कहानियां दबके रह जाएंगी, कहीं ना कहीं चीजें दबके रह जाएंगी। अल्टीमेटली लॉस क्या हो रहा है? अल्टीमेटली अभी बहुत अच्छी बात करी मेरे मित्र ने, पावर का लॉस हो रहा है ना। आज हमारा मैं दिल्ली की बात करता हूँ, आज दिल्ली को पावर नहीं मिल रहा। आप नेशनल की बात करिए, आज हालत जो पावर पोजीशन है दिन ब दिन नीचे जाती जा रही है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों पे भी गौर करना पड़ेगा। ठीक है गर्ग साहब, सुप्रीम कोर्ट के रोल की हम बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट अपनी ओर से फटकार लगा सकता है, समझा सकता है, या अपनी ओर से थोड़ी बहुत गाइडलाइंस दे सकता है, पर इससे ज्यादा क्या रोल रहेगा फिर? क्योंकि अगर हम सीबीआई के हिसाब से नहीं चल रहे तो कैसे फिर इस चीज को चेंज भी किया जाए? न्यायपालिका कितना बड़ा रोल प्ले करेगी? देखिए चाहे चारा घोटाला हो, चाहे 2G स्पेक्ट्रम केस हो, चाहे कॉमनवेल्थ घोटाला हो, और चाहे ये कोलगेट घोटाला हो, आज तक सीबीआई ने किसी केस में भी एक नया पैसा रिकवर नहीं किया है। आदमी जेल में गए, नेता लोग जेल में गए, उससे नेशन को क्या फायदा है? ये लाखों करोड़ों रुपए के घोटाले आप बोल रहे, कोलगेट घोटाला 1,85,00,000 करोड़ का है जी। एक नया पैसा जब तक रिकवर नहीं होगा जी, तो इससे नेशन को क्या फायदा होगा इनके जेल जाने से? अगर कोई आदमी एक छोटी चोरी भी करता है तो उससे पहले माल रिकवर होता है, तब उसको जेल में भेजते हैं। इस केस में आदमी नेता लोग जेल में भी चले गए, मगर पैसा आज तक रिकवर नहीं हुआ। तो इससे बड़ी कानून की क्या मखौल होगा? इसका रास्ता सर जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है जी, सुप्रीम कोर्ट तो डायरेक्शन दे सकती है कि भाई आप एफआईआर लॉन्च करो, आप इन्वेस्टिगेशन करो, और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद ट्रायल तो ट्रायल कोर्ट में ही चलेगा, सुप्रीम कोर्ट में तो ट्रायल होगी नहीं जी। ये काम तो सीबीआई का है कि जो चोरी का घोटाले का पैसा है जी उसको रिकवर करे। ठीक है, ये भी कहम। और अगर रिकवर नहीं करते जी, तो ऐसा केस चलाने से क्या फायदा जिसमें नेशन को कोई फायदा नहीं है? मैं इस बात से थोड़ा गर्ग साहब आपकी सहमत नहीं हूं। आप
अधिवक्ता हैं, वकील की आपको मुझसे तो बहुत ज़्यादा जानकारी है निश्चित रूप से, लेकिन मुझे लगता है कि बात रिकवरी की यहाँ नहीं है। रिकवरी भी एक एस्पेक्ट हो सकता है, पर उससे बड़ी बात है, फंडामेंटल जो सवाल है वो ये है कि जो सिस्टम हमने बनाया है उस सिस्टम की क्रेडिबिलिटी क्या है, उस सिस्टम को जो लोग चलाने के लिए जिम्मेदार हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, एफिशिएंसी क्या है। ये 3-4 मुद्दे हैं, केवल ये रिकवरी इसमें एस्पेक्ट नहीं है, क्योंकि फिर अगर हम इस बात को करेंगे तो सीएजी की जो हम उस डिबेट में चले जाएंगे जो कपिल सिब्बल साहब ने या कांग्रेस के लोगों ने दी कि भाई घोटाले का जो साइज है वो एक्चुअली घोटाला है या नहीं है। ठीक है, गर्ग साहब कुछ कह रहे थे, गर्ग साहब जवाब दे रहे थे आप, जी बोले। देखिए यहाँ सवाल जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है वो तो लिमिटेड है। जहां तक जब एफआईआर दाखिल हो जाएंगी, चार्जशीट दाखिल हो जाएगी, तो सुप्रीम कोर्ट का तो काम खत्म हो गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट इसको ना मॉनिटर करेगी और ना ट्रायल में इंटरफेरेंस करेगी। जी, तो ये सब मिला के जो है, अगर इन ट्रायल से नेशन को फायदा नहीं होता तो उस ट्रायल का क्या फायदा है? ठीक है, उसका सबसे पहले ये है कि आप लॉ में चेंज कीजिए। ये गर्ग साहब का अपना दृष्टिकोण है, मुझे लगता है और लॉ में ये मैंडेटरी बनाइए सीएजी का जो तरीका है लॉस को इवैल्यूएट करने का, वो ही अपने आप में क्वेश्चन रिकवरी होनी चाहिए। 1 लाख करोड़ था या 10 लाख करोड़ था, या फिर सिब्बल साहब की दलील थी कि नहीं साहब। मुझे लगता है बड़ा सवाल इसके अंदर ये भी है कि आखिर जिन्होंने भ्रष्टाचार किया वो कहाँ है, और वो मूल रूप से उनके ऊपर शिकंजा क्यों नहीं कसा जा रहा। अगर सीबीआई चाह रही है नहीं चाह रही है, एक अलग जांच का विषय अलग है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये सब जुडिस मैटर है, तो हम उसमें नहीं बोले तो बेहतर होगा। पर फिर भी आप हरीश जी, ये बात शायद आप भी कहना चाह रहे थे कि शिकंजा कैसे कसा जाएगा, पर यही तो बात है कि फिर आप जैसे कि संदीप जी भी कह रहे थे कि बीजेपी अगर ये बात करती है तो भैया फिर आपकी नैतिकता भी सवाल आ जाएंगे। देखिए बात बीजेपी कांग्रेस आप प्रधान नहीं पर आपके भी तो इन्वॉल्व है ना लोग, ये भी तो प्रॉब्लम है। आप करिए जांच, अगर आपको लगता है उसके अंदर पाए गए तो फिर आप कहेंगे कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देखिए यहाँ प्रूव हो चुका है, यहाँ प्रूव हो चुका है। आप बात समझिए इन चीजों को, बड़ा फर्क है। आपने बीजेपी के अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगाया, उसके बाद क्या हुआ, आपने जांच करी, क्या हुआ, उसके बाद नतीजा क्या आया, 0। आज आप कांग्रेस के सुबोध कांत साहे के ऊपर आरोप सिद्ध हो गया है, सुबोध कांत साहे के ऊपर आरोप सिद्ध हो गया है, अभी तक आपने उसको जेल क्यों नहीं भेजा? सवाल इस चीज का है। कांग्रेस के कितने मंत्री इसके अंदर इन्वॉल्व हैं? आप नवीन जिंदल की बात करते हैं, नवीन जिंदल कांग्रेस के एमपी भी हैं, अभी तक उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या कांग्रेस उनको निकाल बाहर नहीं कर सकती थी? ठीक है, आप जेल में नहीं भेज रहे, लेकिन आप इन्वॉल्व पाए गए तो आपने क्या एक्शन लिया कांग्रेस ने उसके खिलाफ? सवाल इन चीजों का है। आप बात करें बीजेपी की, बीजेपी के दोबारा अध्यक्ष नहीं बने वो, जब तक उन्होंने खुद कहा कि मैं जांच जब तक नहीं हो जाती मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा दोबारा, ये बात नितिन गडकरी ने खुद बोली। तो आप वही पैमाना, आप बॉल टू बॉल चलिए ना, आप क्यों नहीं करते उन चीजों को? सवाल इस चीज का है। संदीप जी, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं एक और बात आपसे कहता हूँ और इस बात पे भी मैं इनका जवाब दूंगा। जो डीके गर्ग सर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कोई मैटर आता है, अगर वो आया तो उसको डायरेक्शन मिल जाता है कि लोअर कोर्ट में उस मैटर को सुनवाई हो, तो हर चीज लोअर कोर्ट की मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती। बात सही है। दूसरी बात ये है कि जो लोअर कोर्ट में केसेस चलते इस समय, जो कन्विक्शन रेट है सीबीआई का आज की डेट में, शायद मेरे बीजेपी के मित्र को नहीं पता, और 90% के आसपास है, उससे भी ज्यादा हो सकता है। दूसरी बात, तीसरी बात, हम बार बार किसी इंस्टीट्यूशन को बिल्कुल कह दे कि वो बुरा है, खराब है, और कोई मॉनिटरिंग कर रहा है, तो वो भी बार बार उंगली उठाने से ये सही नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूशन जो सही काम कर रहा है वो भी शक के दायरे में आ जाएगा, और लोग जो न्याय भी मिलेगा किसी को, तो वो न्याय जो है उसको लगेगा कि मेरे साथ न्याय नहीं हुआ है व्यक्तिगत तौर पर। तो इसी वजह से क्या होता है कि जब इनके पक्ष के लोग कोई फंसते हैं तो ये तो कहते हैं कि सीबीआई किसी की रिमोट कंट्रोल है, और वही व्यक्ति जो सही है और दोषी है पाया जाता वो फंसता है, तो ये कहते हैं कि बहुत सही काम है। तो दोनों पक्ष इनके तरह, ये अपने आपके नेता ने ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट के अंदर मेरी बात सुन लीजिए। अरे हरीश जी, मेरी बात जरा सुन लीजिए। आपके नेता ने आपको लगाए हैं, अरे मेरी बात आप सुन लीजिए साहब, आप सुन लीजिए। सुनने की आदत अगर बीजेपी वालों डाल लेना तो ये देश चाहता है कि देश की समस्या भी आप सुनिए, बीजेपी वाले लोग सुने इस देश की समस्या, सिर्फ बोले नहीं। कौन क्या कहता है आप हमको चोर चोर कहिए, और फिर अभी अरे संदीप जी आप तो बोल दीजिए, ठीक है चलिए। अब क्या देखिए, अब क्या हमें समझना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कर रही है। और बात कोल घोटाले की, मुझे मनोज भाई की बात बहुत अच्छी लगी
कि इससे इफेक्ट भारतीय इकोनॉमी होगी, भारत की सरकार होगी और भारत की आम जनता होगी। उस इफेक्ट को कैसे कम किया जाए और जो दोषी हैं उनको जल्द से जल्द कैसे सजा मिले, इस पे सरकार को जल्दीबाजी में पहल करनी चाहिए। क्या कर रही है पहल सरकार, आपको लगता है? विश्वसनीयता बनेगी। इस समय क्या है कि सरकार की विश्वसनीयता जनता के बीच नहीं बनी है। सरकार पहल कर रही है, उसी सिलसिले में वो कह रहे हैं कि नैतिकता के आधार पर पद छोड़ना चाहिए। देखिए, इसको मैं पहल भी मान सकता हूं कि और बिल्कुल सीबीआई की ये पहल है। अगर सीबीआई को लग रहा है कि ये व्यक्ति दोषी है और उसके खिलाफ साक्ष्य मिलेंगे, जब साक्ष्य मिलेगा तो काम होगा। अच्छा, और सबूत मिलेंगे तो सबूत मिले होंगे, उसके बाद सीबीआई ने एफआईआर लॉन्च की होगी। और देखिए, सबसे बड़ी बात, आप बार बार सिद्धार्थ जी, जो भी सीबीआई के केसेस, ये बात सही है कि बहुत लंबे चलते हैं, लेकिन अगर दोष सिद्ध होता है तो उसको सजा भी मिलती है। हमको ये भी बात समझना चाहिए। ठीक है, नहीं उस रोल को तो हम डिनाई नहीं कर रहे, पर कुमार मंगलम बिरला पे एफआईआर आज हुई है, उस पर क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि अगर सीबीआई ने ये कार्रवाई की होगी तो ये कोई पॉलिटिकल दबाव नहीं होगा, ये एक उसको साक्ष्य मिले होंगे, सबूत मिले होंगे और कोल घोटाले में कहीं ना कहीं जो ये घोटाला हुआ है, इसके आधार पे उसने पाया होगा कि ये बड़ा व्यक्ति है, ये कहीं ना कहीं इसमें संलिप्त है और इस आधार पे उसने एफआईआर लॉन्च करी होगी। फिर जांच तो वो बात का विषय पर। मनोज जी, ठीक है, कुमार मंगलम बिरला के हिंडल्को कंपनी है उनके, उसके ऊपर एफआईआर की बात हुई है, पर जो कंपनियों की, हम दूसरी कंपनियों की भी हम बात कर रहे थे, वो भी बहुत जरूरी है। उन कंपनियों को भी पकड़ा जाए जो रातों रात बनी, जो रातों रात जिनका निर्माण हुआ, जो जिस तरह से काम हुआ होगा या हो सकता है, जो कयास है, उसके लिए भी कोई पारदर्शिता नहीं दिख रही कि दिखती है? नहीं, मैं थोड़ा सा इसको, मुझे लगता है इस पूरी बहस का और इस पूरे मुद्दे को बड़े दृष्टिकोण से, बड़े उससे देखना चाहिए। केवल एक छोटे नैरो पॉलिटिकल उससे नहीं देखना चाहिए। आप इसको, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसकी गंभीरता को समझिए। ये हमारी आज की महंगाई में हमारी पूरी जीडीपी, हमारी पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी पूरी एक जो क्रेडिबिलिटी है सिस्टम की, उसके लिए बहुत जरूरी है। हम इतने नैरो से नहीं देख सकते। देखिए, जिन बड़े उद्योगपतियों की बात कर रहे हैं, मैं किसी एक उद्योगपति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं बड़ी कंपनियों की, जो कंपनियां सालों से कारोबार कर रही हैं। मैं और आप पावर बनाएंगे क्या? नहीं, वही कंपनियां कर रही है ना काम, जो कर रही हैं। एक तो वो है, घोटाला भी वही हो रहा है। नहीं, मैं आऊंगा उस मुद्दे पर, लेकिन एक तरफ वो है जिन्होंने रातों रात बनाई। देखिए, पूरा मसला क्या है? पूरा मसला है बंदरबाट का। पूरा मसला है कि हम व्यवस्था को किस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम रातों रात कैसे आगे वो करें, कैसे पैसा उगाएं। एक व्यक्ति जो केंद्र में मंत्री है, वो अब अपनी उस पोजीशन का दुरुपयोग करके अपने भाई के जरिए, अपने रिश्तेदार के जरिए रातों रात सिस्टम के लूपहोल्स को, सिस्टम को तरोड़ मरोड़ कर उस पॉलिसी के एब्सेंस को कहिए या पॉलिसी के बीच में पेनिट्रेट करके वो स्कोर करता है। ठीक है, कोयला एक नैसर्गिक वो है हमारे देश का, उसको हथियाता है और उसके बाद वो गठजोड़ करके उसको दूसरे उद्योगपति को देता है। एक तो वो इस मामले में जो निकल, एक दूसरी तरफ एक जेन्युइन उद्योगपति है, एक जेन्युइन उद्योगपति है, उसको एक्सपेंशन के लिए, उसको अपने उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए कोयला चाहिए। एक तरीका सरकार के अंदर सिस्टम है कि भाई इस तरह से आपको मिलेगा, उसने उसको फॉलो किया। तो हम क्या चाहते हैं फिर? एफआईआर दर्ज हुई कहीं ना कहीं। एफआईआर दर्ज, देखिए एफआईआर दर्ज होना, एफआईआर तो बिल्कुल ठीक है। एफआईआर जी हरी जी, एक मिनट सर, 2005 में उनको अलोकेट हुआ पावर बनाने के लिए जी। उन्होंने 2005 से आज 2013 आ गई, 1 मेगावाट भी जो उसके लिए जो के लिए कोल अलॉट हुआ था, 1 रुपए का भी मेगा वहां से उन्होंने खदान नहीं करी, 1 मेगावाट भी बिजली नहीं बनाई। सेम केस में जिंदल, सेम केस हुआ दोनों का। तो अगर आपने, चाहे बड़ा आदमी है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, आपने उस बदरबाट में शामिल है, तो भैया गलत तो गलत है ना। बिल्कुल आपकी बात 2005 में आपने एलोकेट किया, आप बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट एक दिन में अपना नुकसान नहीं झेलता। आपने अगर कोई चीज फ्री में ली है तो इसका मतलब आप लेके रखी हुई है आपने। हरी जी, मैं इसमें आपने फ्री में रखी। नहीं, मनोज जी सबलेट की बात कर रहे हैं, रातों रात बनाई, हमने ले ली अपने नाम से और उसको सबलेट कर दिया। 2005 में एलोकेट हुई उनको और 2013 आ गई। 8 साल के अंदर उन्होंने काम शुरू नहीं किया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती तो उनकी है। अब क्यों गलती हुई, क्या हुई, ये तो बात का जांच का विषय है। मुझे लगता है हम बहुत हल्के स्तर, देखिए इस पूरी बहस को 2 स्तर पे लिया जा सकता है, एक बहुत सतही पॉलिटिकल स्तर पे और एक बहुत टेक्निकल, क्योंकि इसमें बड़े सारे टेक्निकल, कमर्शियल, इकोनॉमिकल एंगल इशू हैं। उसमें इतने आसानी से हम बैठ के यहाँ कह दें, बिल्कुल बात सही है कि सीबीआई ने अगर एफआईआर दर्ज की है तो उसका कोई ना कोई उसके पास जस्टिफिकेशन होगा ही, और वो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एफआईआर मेरे खिलाफ हुई है, आपके खिलाफ हुई है, बिरला के खिलाफ हुई है, टाटा के खिलाफ हुई है, अंबानी के खिलाफ हुई है। दैट इज इमैटेरियल। देयर इज अ लॉ ऑन द लैंड।
हमें देश के कानून ठीक है। को दृष्टिगत रखते हैं, ये तो एक मसला है, ठीक है। लेकिन मीडिया की सुर्खियों से अलग हटके हमें गहराई में ये जाना चाहिए कि क्या ये व्यवस्था से जुड़ा मसला है कि नहीं है, हमारा कोई पॉलिसी फ्रेमवर्क है कि नहीं है, उस पॉलिसी फ्रेमवर्क को हम कैसे ट्रांसपेरेंट बनाएं, कैसे हम एफिशिएंट बनाएं, कैसे भाई आफ्टर ऑल आप कोयले को चाहते किस लिए हैं, इंडस्ट्री के लिए चाहते हैं ना, उद्योगपति लेंगे ना, इंडस्ट्री लेगी ना, तो हम उसको मैकेनिज्म इवॉल्व करना, हमें वो मैकेनिज्म इवॉल्व होना चाहिए। एक अगर कोई चीज उसमें गलत हुई है तो जिसने भी गलत की है उसके खिलाफ जो भी कानून हमारा बोलता है उसकी कार्रवाई होनी चाहिए, वो चाहे फिर आज एफआईआर दर्ज हुई है, कल एफआईआर दर्ज हुई है। एक तो ये मसला है। दूसरा मसला है कि उसको गवर्न करने के लिए जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी आपकी सीबीआई, उसका कंट्रोल किसके पास है। एक बहस का बड़ा मुद्दा ये है ना कि भाई जांच ठीक नहीं हो रही, जांच सेलेक्टिव हो रही है, विच हंटिंग हो रही है, जब हम चाहते हैं जिसको आगे कर देते हैं उसको, यही हम कहना चाह रहे हैं ना। उसी के लिए तो सुप्रीम कोर्ट उसमें मॉनिटरिंग कर रहा है। तो ये तो व्यवस्था की लचर पचर होने का ही तो इशारा है कि हमारे जो सिस्टम्स हैं, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, इनके बीच की जो संतुलन है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाया हुआ है। और सरकार जनता पक्ष जो है वो सीबीआई को अपने तरीके से, अपनी कन्वीनियंस पर सर ये जो इतना बड़ा आंकड़ा जब हम देखते हैं 1,86,000 करोड़, और जब उसको सुनकर के ऐसा लगता है कि इसमें तो कितने जीरो लगाए जाए वो भी अंदाजा नहीं है। पर ये जो नुकसान की बात जब आती है, और ये कैग ही दिखा रहा है, और ये क्या कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोई, विनोद राय ने इसको जब दिखाया था तब हमने भी देखा था कि दिग्विजय सिंह ने कैसे रिएक्शन उसके खिलाफ दिए थे कि हम तो मानते नहीं है ऐसे आंकड़ों को। सिद्धार्थ, मुझे आपकी बात माफ कीजिए काटनी पड़ेगी। दरअसल एक और भी चीज इसमें हो गई है कि हमने आज की जो दौर की राजनीति है उसकी ये विडंबना है कि हमने व्यक्तियों को महत्वपूर्ण कर दिया, पदों और संस्थाओं को हमने छोटा कर दिया। तो वही जब पदों संस्थाओं को कम करेंगे तो उनकी जिम्मेदारी है। तो सवाल ये नहीं है कि सीएजी पे कौन बैठा था, हमारे एक बड़े मंत्री को वो सीएजी के आदमी की क्रेडिबिलिटी, चूंकि उन्होंने इंडिविजुअली विनोद राय का नाम पॉइंट आउट किया था। जी हरी जी, आप 1,86,000 करोड़ की बात करते हैं, मैं एक विषय और लेके जाता हूँ उसके साथ। आज इस भ्रष्टाचार की वजह से, इस सरकार की कारगुजारियों की वजह से 3 ऐसे सेक्टर्स जो हर्ट हुए और इसका नुकसान आप इमेजिन नहीं कर सकते। आपने कोयले की बात करी, आज पावर सेक्टर कहां जा रहा है, सत्यानाश हो चुका है हिंदुस्तान के पावर सेक्टर का। इस घोटाले की वजह से, 2G की वजह से आज कितने लाख करोड़ रुपए हमारे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा एफडीआई आ रहा था जो नहीं आ पाया। तीसरी चीज जो बहुत बड़ा सेक्टर है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, सड़कों की वजह से, इस घोटालों की वजह से इतने बड़े पैमाने के ऊपर आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप डोंट थिंक इस 1,86,000 करोड़ रुपया, आप इसके अंदर देखिए इस भ्रष्टाचार की वजह से इसका जो पैमाना है ये बहुत बड़ा पैमाना हो चुका है इस मामले के अंदर। तो जब आप कैलकुलेट करोगे देश को नुकसान बहुत बड़ा हुआ है, सिर्फ 1,86,000 करोड़ नहीं हुआ, मेरा ये कहना है। तो पर उसमें चक्कर ये भी तो है ना कि उसकी जांच में जब हम जाते हैं तो हम पता करते हैं कि उसमें हर तरह के लोग इन्वॉल्व हैं। ये भी नहीं हो सकता, उसके अंदर फिर राजनीति की बात आ जाती है। और जैसा मनोज जी कह रहे थे कि हम जहां बड़े परिप्रेक्ष्य में इस चीज को देखना चाहिए हम कहीं नहीं देख पा रहे। तो गर्ग साहब, ये इतनी सारी स्थितियां आप देख रहे हैं, यहाँ पर तमाम तरह की बातें हैं कि सीबीआई है, न्यायपालिका है, तो इस बीच के अंदर से फिर कैसे किया जाए? ठीक है, नुकसान जो हुआ, रिकवरी जो हुई, एक अलग विषय है। मैं ये समझता हूं कि अब ये इनिशियल स्टेज पे हैं सारी चीजें, और इनको सबको कंक्लूड करने के लिए जब तक कि ये केस पूरी तरीके से समाप्त होगा तो 10-12 साल का टाइम लग जाएगा, क्योंकि इतनी एविडेंस कलेक्ट करने पड़ेंगे, उसके बाद इतने सारे विटनेसेस को एग्जामिन करना पड़ेगा, और एग्जामिन करने के बाद फिर जो है उसको कंक्लूड करना पड़ेगा जी, हर पक्ष को सुनना पड़ेगा। तो इसमें 10 से 12 साल तक लग जाएंगे। अभी तो ये प्रेमा फेसाई केस है, कुमार मंगलम साहब के खिलाफ भी ये प्रेमा फेसाई केस है, अभी कोई ठोस सबूत नहीं है उसमें। ठीक है, पर मनोज जी इसका तो सबूत तो अभी इकट्ठे करने पड़ेंगे। ठीक है, पर मनोज जी इसका इंक्वायरी करनी पड़ेगी, राजनीतिक तौर पर इसका वो कैसे देखते हैं? ये सीबीआई के लिए इतना आसान नहीं है अभी। ठीक है, आ रहे सर आपके पास। राजनीतिक तौर पर इसका आउटकम कैसा आप देख रहे हैं कांग्रेस के लिए? चुनाव क्योंकि है और ये तमाम चीजें हैं और ये सब चीजें जब आती हैं बार बार बाहर, कैसे आप अगर राजनीतिक पक्ष की बात करें तो निश्चित रूप से सत्ताधारी पक्ष तो इसमें बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसको किसी भी तरह के एम्बेरसमेंट का सामना करना पड़े। ऑलरेडी उसकी इसलिए छिछलेदार इस मामले में हो चुकी है, सीबीआई के मामले में, अटॉर्नी जनरल के एफिडेविट के मामले में, लॉ मिनिस्टर के गूफअप के मामले में, तमाम ऑलरेडी इतनी सब चीजें हो चुकी हैं। तो उनके पास तो ऑलरेडी काफी चुनौतियां, वो नहीं चाहेंगे, तो ये उनका प्रयास होगा। ठीक है, ये तो उनका विपक्ष के लिए डेफिनेटली, चूंकि ये बड़ा मुद्दा है
तो विपक्ष निश्चित रूप से उसको उसमें अपने तरीके से इस्तेमाल करना चाहेगा, वो सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहेगा, उसी कड़ी में इस्तीफे और दूसरी चीज की बात हो रही है। लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, आप उसके भी पर्सपेक्टिव्स को इसको देखिए, केवल इसको मियरली पॉलिटिकल उससे नहीं देखना चाहिए। मुझे लगता है कि ये इंडस्ट्री के लिए भी एक बड़ी बात है, इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको हमको देखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि साख घटेगी, मैं ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन दोषी कौन नहीं दोषी है, अगर दोषी है तो कोई भी हो, लेकिन जो सीरियस इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके पर्सपेक्टिव से भी हमें सोचना चाहिए। आप कौन से वही लोग तो आपके चाहे, माफ कीजिए एक सवाल फिर मैं भी करना चाहूंगा कि क्या अटल बिहारी वाजपेयी या दूसरे जो प्रधानमंत्री रहे, केवल एक उनकी टास्क फोर्स में ये सारे लोग नहीं थे? क्या बिरला जी उसमें नहीं थे? क्या उसमें टाटा साहब नहीं थे? क्या दूसरे लोग नहीं थे? ये सारे लोग उनकी टास्क फोर्स में रहे हैं, ये सारे लोग उस सारी चीजों में इन्वॉल्व रहे हैं, और ये इनमें से कुछ लोग बहुत प्रतिष्ठित उद्योगपति भी हैं। तो केवल एक ही स्टिक से सबको हाँक देना ठीक नहीं होगा। जरूरत है कि हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज बिना किसी दबाव के बिना किसी तरह बायस हुए उसको एक लॉजिकल नतीजे तक ले जाएं, ताकि सारी संस्थाओं की जो क्रेडिबिलिटी है वो स्टोर हो सके और देश कम से कम आगे बढ़े। हरीश जी जवाब दे रहे हैं। मनोज जी, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा, मैं बिरला जी के ऊपर या किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जांच होनी चाहिए ना, और जांच इंडिपेंडेंट तरीके से होनी चाहिए, पॉलिटिकल बॉसेस को खुश करने के लिए नहीं होनी चाहिए। सवाल ये है इस चीज का। ठीक है, उससे तो किसी को कोई असहमति नहीं हो सकती, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। और देखिए, जनता के इसी दबाव का नतीजा है कि पिछले दिनों हमने खुद महसूस किया दागी राजनीतिज्ञों के मामले में कि एक जनमत बना, एक दबाव बना, और उस सत्ताधारी दल के एक उपाध्यक्ष को सार्वजनिक तौर पे उसकी निंदा करनी पड़ी और वो वापस लेना पड़ा। वो किसी और मैं उस पर नहीं जाना चाहता, मुझे लगता है उसमें नहीं, वो विषय में नहीं जाना चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं इसके सवाल ये है कि आज कहीं ना कहीं व्यवस्था को चेंज करने की जरूरत है, एक टाइम बाउंड अकाउंटेबिलिटी वाइज होना जरूरी है। नहीं, आप कैसे व्यवस्था की चेंज करने की बात कर रहे हैं मित्र? आपने तो इतना गंभीर मुद्दा जो देश के लिए था, उस मुद्दे को ही आप भूल गए। आप तो ऐसे लीडर को लेके आ गए हैं कि आप उसी से पूरी व्यवस्था मत जाइए। फिर नहीं तो आप बिल्कुल व्यवस्था चेंज करने की बात करते हैं। फिर मैं इसकी बात करूंगा। आपको 2 महीने पहले तक सब कुछ ठीक था हमारे लिए, नहीं 2 महीने पहले तक सब कुछ ठीक था, नहीं हम इस पे देखिए, आप उस पे नहीं लगिए। आज आपको कांग्रेस अच्छी लग रही है, आप लगिए, वो आपको दूर कर देंगे आप जब आएंगे तो। अच्छा, आपको वो भूल रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं बिहार के अंदर? छोड़िए, मैं चीजों में नहीं जाना चाहता, आप मुद्दे में बात करिए ना। अरे चलिए ठीक है, चलिए वो आप इस मुद्दे में बात करिए। समझना नहीं संजीव जी, समझना सब कुछ संजीव जी जवाब जनता देगी। संजीव जी, नरेंद्र मोदी कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और आप भी आते रहेंगे, उस पर हम बात भी करते रहेंगे, वो कमी नहीं होने वाली। आजकल तो छोटा सा ट्वीट भी होता है तो बड़ा विषय बन जाता है। ठीक है, संक्षेप अपनी बात रख दीजिए, वक्त कम है मेरे पास। जी, मैं जो मेरा व्यक्तिगत इसमें मानना है ना, मनोज जी ने कहा कि देखिए जो इस तरह की जितनी भी घोटाले हैं, घोटालों से देश त्रस्त है, और जितने भी घोटाले हैं वो त्वरित न्याय कैसे हो उस पे, और जो लोग भी दोषी हैं उनको त्वरित सजा हो, एक समाज में मैसेज जाए कि हाँ हमारा देश अब करप्शन के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है, हमारा देश अब करप्शन बर्दाश्त नहीं। घोटाले की सरकार पे आप समर्थन देने जा रहे हैं, उसको छोड़िए, इन बातों को छोड़िए। फिर आप आ गए, हम कहां से? ठीक है ना, वो जब देंगे समर्थन तब देखा जाएगा। जवाब मोदी हरीश जी, अरे हरीश जी संक्षेप में अपनी जल्दी से बात रख दीजिए, जल्दी से बात रख दीजिए। मैं फिर मैं बात करता हूं, कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है, नैतिकता की जरूरत है, वापस इस कहीं ना कहीं क्रेडेंशियल्स दोबारा पॉलिटिशियंस को करने के लिए। ठीक है मनोज, अपनी बात आप संक्षेप में रख दीजिए। नहीं, मैं तो यही कहूंगा कि एक जमाने में हमारे देश में लाइसेंस राज था जी, और उस समय कोई भी चीज मिलती थी तो सरकार या नेताओं के बिना आशीर्वाद के नहीं मिलती थी, तो उससे हम थोड़ा आगे बढ़े, उदारीकरण की दौर आया, उससे और आगे बढ़े। आज वापस एक ऐसी परिस्थिति इस घोटाले के जरिए पैदा हो गई है कि आम आदमी की नजर में सत्ताधारी दल, उद्योगपति, सिस्टम, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, इन सबका गठजोड़ इस तरह से आपस में हो गया है कि उसको लगता है कि जो भी व्यक्ति ऊपर के पायदान पर बैठा है वो गठजोड़ और घात प्रतिघात और षड्यंत्र के जरिए ही आगे बढ़ रहा है। ठीक है, उस समय जरूरत होती है कि हम अपनी तमाम बड़ी, ये सारी बड़ी संस्थाएं हैं जी, सुप्रीम कोर्ट का जो मुझे लगता है टिप्पणी है वो शायद हमारे सबकी आम आदमी की भावना को। गर्ग साहब अपनी बात आप रख दीजिए बिल्कुल संक्षेप में। मैं ये मानता हूं कि जब तक कानून में चेंज नहीं होने की, फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बनने के, और जो भ्रष्ट तरीके से पैसा कमाया गया है उसकी रिकवरी का प्रावधान नहीं होने का, और इन्वेस्टिगेटिंग टीम को इतना मजबूत नहीं बनाया जाएगा कि वो जल्दी से जल्दी केस चला सके, तब तक के कुछ ज्यादा मतलब नहीं निकलने का।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आवंटन की प्रक्रिया भी है, सरकार भी है, कैग भी है, पीएम भी है, सीबीआई की स्वायत्तता भी है, ये सारी चीजें सबके अंदर इन्वॉल्व है। पर आने वाले दिनों के अंदर हमें देखना होगा कि ये जांच आगे कैसे बढ़ती है और कुमार मंगलम बिरला का जो नाम आया है उस नाम को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां भी क्या रहती हैं कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और जांच जो सीबीआई की है वो किस दिशा में अब यहां से आगे जाएगी। आप देख रहे थे प्राइम मिनट। नमस्कार। तुलसी एक ऐसा पौधा जिसे हमारे देश में न सिर्फ पूजा जाता है बल्कि एक औषधि के रूप में भी तुलसी का हर घर में महत्वपूर्ण स्थान है। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सक श्री अनिल बंसल के नेतृत्व में कार्यकुशल डॉक्टर्स की टीम ने अत्यंत मेहनत एवं